नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं सचिन कुमार सिंह आज एक बार फिर आपके लिए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस से रिलेटेड लेकर आ गया हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपीपी और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फटाफट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और इसमें हम 5 अपने टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जिन पर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें, जियोग्राफिकल क्वेश्चन है। आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ऑप्शन ए, गर्म लावा के ठंडे होने से। ऑप्शन बी, पर्वतों के गिरने से। ऑप्शन सी, भूकंप से। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करेंगे इसको। आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्म लावा के ठंडे होने से। आग्नेय शैल या इंग्लिश में कहें तो इग्नियस रॉक्स, जब भी कभी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और जो ज़मीन के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर जो गर्म पिघला हुआ मैग्मा है, जो वो बाहर आ जाता है और लावा के फॉर्म में, और जो विस्फोट होता है उसके बाद वो बाहर, क्योंकि ऑलमोस्ट लिक्विड होता है, तो वो बाहर बहने लगता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, बाहर आता है, वैसे ही उसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे सडनली कम होने लगता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में जम जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लावा बाहर निकल आता है और जमता है, तो उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जिसमें कि सडनली ठंडा हो जाता है और लावा और पत्थर बन जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाता है, आग्नेय शैल। और कभी कभी होता है कि ज़मीन के अंदर ही लावा हमारा जम जाता है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इसमें दोनों में मेन डिफरेंस होता है जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी से जम जाती है, तो इनको क्रिस्टलाइज्ड होने में, इनमें क्रिस्टल नहीं बन पाते, इसमें रवे नहीं बन पाते, तो ये विदाउट क्रिस्टल्स होती हैं और स्मूथ होती हैं। और उसके प्लेस पे अगर इंट्रूसिव रॉक्स को देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें जो हमारा ग्रेनाइट होता है, तो उसमें रवेदार, कभी आप ग्रेनाइट पत्थर तो देखें तो रवेदार पत्थर होता है, और क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसकी वजह से ये इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं वो क्रिस्टलाइज्ड होती हैं, रवेदार चट्टानें होती हैं। तो इस तरीके से इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार की होती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? विक्रमशिला, जो कि सबको पता है, एक ओल्ड एंशिएंट इंडिया का एक यूनिवर्सिटी था, उसकी स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए, देवपाल। ऑप्शन बी, धर्मपाल। ऑप्शन सी, नयपाल। एंड ऑप्शन डी, नरेंद्रपाल। तो ये तो समझ में आ रहा है कि पाल डायनेस्टी, जो पाल वंश था, उनसे उनके किसी शासक ने इसकी स्थापना की है, बट किसने की है यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल जो शासक थे, उन्होंने विक्रमशिला केंद्र की स्थापना की थी, जो कि एक बौद्ध धर्म का यूनिवर्सिटी था। वहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी। और पाल, कमेंट करके बताइए कि जो पाल डायनेस्टी थी, जो पाल शासक थे, वो किस प्रकार की फॉलोअर्स थे। जैसे बौद्ध धर्म में किस जैसे हीनयान है और महायान है, और तो इसमें किस शाखा से संबंधित थे, किस शाखा के फॉलोअर्स थे। अगर विक्रमशिला को देखें तो जो एंशिएंट रिमेन्स अभी तक हमारे पास हैं विक्रमशिला के, वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। प्लस पाल शासकों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 750 ईस्वी में जो फाउंडर थे यहाँ इसके पाल वंश के, गोपाल, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 750 कॉमन एरा में। उसके बाद अगर आप देखें तो जो समकालीन 3 मेन, अगर मध्य भारत को देखें, 3 मेन डायनेस्टीज़ थी, वंश थे, जैसे गुर्जर प्रतिहार जो गुजरात का एरिया है, प्लस राष्ट्रकूट जो दक्कन में थे, और पाल, जो कि इसका उदय जो है, पाल शासकों का उदय
पश्चिम बंगाल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों कॉमन एक एरिया में ओवरलैप कर रहे हैं और इस एरिया के लिए इनमें लगातार लड़ाइयाँ हुई थी और ट्राईपार्टाइट जो स्ट्रगल था, खासकर कन्नौज के लिए। कन्नौज का एरिया देखेंगे तो आप उस समय कन्नौज क्योंकि हर्षवर्धन के बाद काफ़ी समृद्ध हो चुका था, तो कन्नौज के लिए काफ़ी सारी फाइट राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार और पाल शासकों के बीच में हुई थी। तो इस तरीके से पाल शासकों का जो कन्नौज, इसको कन्नौज ट्रायंगल भी कहते हैं। तो 750 ईस्वी से लेके 900 का कॉमन एरा तक पाल डायनेस्टी का और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट का कन्नौज को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन एंड ऑप्शन डी इरोप्सिन। सही आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी रेनिन। कमेंट करके बताइए कि पेप्सिन का क्या यूज़ है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो उसका क्या कार्य है, आप कमेंट करके बताइए। तो जैसे दूध देखें तो जो होल मिल्क है उसका जो प्रोसेस आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो काफ़ी समय लगता है उसको पचने में। तो पहले जो एडल्ट्स होते हैं उनमें किसी किसी में क्या होता है कि दूध को लेके उनको दिक्कत होने लगती है, दूध उनको पचता नहीं है। तो वैसे भी दूध जो है वो संपूर्ण आहार होता है और उसको पचाने में शरीर को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें कई सारे कंपाउंड्स और एंजाइम्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो उसका जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है लैक्टोज, फैट्स एंड वे प्रोटीन का, ये हमारी छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें होता है। और काफ़ी जब दूध जो है वो कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका पीएच अगर आप देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्योंकि पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आमाशय है वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और एसिडिक नेचर की वजह से तो वो कर्डिफिकेशन हो जाता है। कैसिन कर्ड कहते हैं, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच के वहाँ पे उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब, तो दूध एज इट इज़ नहीं कंज्यूम करता है हमारा बॉडी, उसको पहले कर्ड में बदलता है। कभी भी छोटे बच्चों को देखेंगे आप तो वो जब दूध पलट देते हैं, जैसे उनका स्टमक वगैरह दब जाता है तो वो तुरंत चाहे 5 मिनट ही हुए हो तो एक वो दूध उसी फॉर्म में नहीं रहता, उसको वो कर्डिफाइड हो जाता है, जम जाता है। तो दूध का जो डाइजेशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें जो हेल्प करता है हमारा रेनिन जो एंजाइम है, इसको दूध को पचाने में हेल्प करता है। कमेंट करके बताइए पेप्सिन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? कहते हैं कोई जैसे पब्लिक सेक्टर, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व एंड ऑप्शन डी वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सही आंसर देख लेते हैं। जो पब्लिक सेक्टर है वो ऑप्शन ए वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। तो जैसा हमें पता है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी भारत में अपनाई गई है और जिसमें कि क्या होता है कई सारे जो प्रमुख संस्थान या इंस्टीट्यूट्स या इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है, जो कि पब्लिक सेक्टर कहलाता है। जैसे भारत में भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, गेल इंडिया, HAL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो ये सारे पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र के हैं उपक्रम हैं जिनको सरकार द्वारा मैनेज किया जाता है और इनको जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं। इनको नवरत्न, महारत्न, कई सारी कैटेगरीज में बांटा गया है उनके साइज़ और उनके रेवेन्यू के हिसाब से, उनके स्केल के हिसाब से। बट इन्हें ऑल इन ऑल पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध, और ऑप्शन डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध।
अटेम्प्ट करेंगे इसको। तो गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन पे बैठ गए थे। उनकी एक मांग थी, किसी चीज़ से का विरोध करना चाह रहे थे वो। देखते हैं क्या है वो। सही आंसर है रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। तो जब भी 1935 जो 1930 के आसपास जो साइमन कमीशन भारत में आया, उसके बाद उसको डिस्कस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के को डिस्कस करने के लिए इंडिया के साथ जो इंडियन लीडर्स के साथ ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद एक रैमसे मैकडोनल्ड वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड पेश किया था। तो उसमें उन्होंने ऐसा किया था कि अभी तक क्या था कि जो भारत में सेपरेट इलेक्ट्रेट, मतलब कि जो अलग चुनाव की प्रणाली थी, मुस्लिमों के लिए अलग हो गई थी, सिख के लिए अलग होती, क्रिश्चियन के लिए अलग हो गई थी। बट कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया था कि जो डिप्रेस्ड क्लास थे, डिप्रेस्ड क्लास मतलब जो निम्न वर्ग था, क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर थे काफ़ी समय से अलग निम्न आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेज़ों से मांग कर रहे थे कि जो निम्न वर्ग है उसको अलग से इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने हिंदू जो मेजॉरिटी थी, हिंदू जो गुट था, उसको भी बांटने के लिए, जिस तरीके से मुस्लिम अलग हो गए थे और अलग अलग होने की मांग कर रहे थे, जिन्ना काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा कर रहे थे आज़ादी आंदोलन में। तो एक तरफ से ध्रुवीकरण करने की और ज़्यादा कोशिश की गई थी, निम्न वर्ग को भी अलग से इलेक्ट्रेट दे दिया गया था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा उनका। तो इसके विरोध में गांधी जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे, और उन्होंने कहा उनके हिसाब से अंग्रेजी सरकार हिंदू कम्युनिटी को भी बांटने का प्रयास कर रही थी। तो इसके लिए उन्होंने इंडेफिनिट फास्ट स्टार्ट कर दिया था। यरवदा जेल में उस समय बंद थे। तो पूना पैक्ट साइन किया गया, पूना में ही, यरवदा जेल पूना में है, और अंबेडकर के साथ साइन हुआ। तो इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, नो सेपरेट इलेक्ट्रेट, कोई अलग से चुनाव प्रणाली नहीं दी जाएगी निम्न वर्ग को। लेकिन जैसा कि आज तक भी चला आ रहा है, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि विधायिका में जो भी इलेक्शंस होंगे, उनमें जो निम्न वर्ग है, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको अलग से सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, मगर उनको अलग से इलेक्ट्रेट नहीं दिया जाएगा। कमेंट करके बताइए कि सीटें रिजर्व होने और सेपरेट इलेक्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो इसके बाद फिर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन जो है वो तोड़ दिया था, और उसके बाद उन्होंने जो उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसको भी विड्रॉल कर लिया था। तो इस तरीके से कम्युनल अवार्ड के अपोजिट विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन पूना में शुरू किया था, यरवदा जेल में, जिसको पूना पैक्ट के बाद उन्होंने तोड़ा था, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ कि कोई अलग से इलेक्ट्रेट नहीं दिया जाएगा, रिजर्व कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएंगी इस डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो दोस्तों, आज के हमारे ये 5 क्वेश्चन थे और 5 टॉपिक हमने डिस्कस किए। होपफुली आपको मज़ा आया होगा और आपने नॉलेज को सप्लीमेंट किया होगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक है मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको इस तरीके का एस्पायर एकेडमी का लोगो आएगा। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम डेली जो है 5 क्वेश्चंस लेके आते हैं और डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल सेक्शन से लाते हैं, और उससे आपको बेनिफिट होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको उसकी जानकारी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सचिन कुमार सिंह आपसे इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।